बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, एक तो कौमी असम्बली में आज वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन और वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक ने इज़हार ख़याल किया है। उन्होंने क्या गुफ्तगू की है आज अपने प्रोग्राम में, उसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान असम्बली में जो 18 जून को बजट पेश हुआ उसमें जो अपोजिशन की जानिब से हंगामा आराई हुई और उसके बाद 16 अराकीन अपोजिशन ने ख़ुद जाकर अपनी गिरफ्तारी पेश की और 17 लोगों पर 18 जून को जो है वो मुकदमात भी दर्ज किए गए थे। तो उस हवाले से भी बात करेंगे और इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि ईरानी सदर ने गुफ्तगू की है, जो नौ मुंतखब ईरानी सदर हैं, और खित्ते की सूरत हाल। और फिर हमारे वज़ीर आज़म ने भी अमरीकी टीवी को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर उन्होंने खुलकर इज़हार ख्याल किया है, तो उसको भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। और इसके साथ साथ दो अहम जमहूरी शख्सियात का आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे। एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिनकी आज सालगिरह है, और इसके साथ साथ उस्मान काकड़ साहब जो कि पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रहनुमा और फिर जमहूरी सियासत के हवाले से एक बड़े कदकाठ के सियासी लीडर थे, वो हमसे जुदा हो गए हैं, तो उनको भी आज हम खराज अकीदत पेश करेंगे। चातरी साहब, सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे कि कौमी असम्बली, चलें एक तो ये अच्छा हो रहा है कि अब जो इजलास शुरू हुआ, हमने इसको डिस्कस किया था लास्ट वीक में कि पुरान तौर पर इजलास जो है वो जारी हैं, पोस्ट बजट सेशन जो है उसमें गुफ्तगुएँ हो रही हैं, अपोजिशन लीडर गुफ्तगू करते रहे। आज वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने कुछ जवाबात दिए हैं अपोजिशन के, जो कि गुज़िश्ता दिनों में डिस्कस होता रहा, आपके इल्म में है। और इसके साथ साथ आज वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक साहब ने भी, मेरे ख्याल में पहले शौकत तरीन साहब की बात कर लेते हैं। वो ये कह रहे हैं कि पहले जो ख्वाब दिए जा रहे थे और जो ख्वाब आवाम देख रही थी, हम उनको ताबीर देने जा रहे हैं और इस बजट में हम पर आप बेजा तनकीद न करें। मैं बज़ात खुद बहुत बेहतर जानता हूँ कि गुज़िश्ता हुकूमतों में क्या कुछ होता रहा है, और IMF के पास जाना, ज़ाहिर है हमारे पास डॉलर छापने की मशीन तो है नहीं, और डॉलर की जो सूरत हाल थी तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, हम IMF के पास गए हैं। तो आज उन्होंने बड़े जवाबात दिए हैं उन अपोजिशन के सवालात के जो तनकीद की शक्ल में गुज़िश्ता हफ्ते होता रहा। अच्छा, मैं आपको अर्ज़ करूं, एक तो नकी साहब जिस दिन बजट पेश हुआ था उसी दिन आपने एक सवाल पूछा था कि ये जो हदाफ रखे गए हैं टैक्सेस के, अगर IMF के पास नहीं जाएंगे तो ये किस तरह पूरे होंगे। ठीक है, बल्कि ये इकोनॉमिक सर्वे जब दिया गया था उस दिन हमने ये गुफ्तगू की, ये आपने ये पूछा था। अब सूरत हाल ये है कि अगर ये IMF के पास जा रहे हैं तो शौकत तरीन साहब की आज जो गुफ्तगू उन्होंने की उसमें एक बात उन्होंने बिल्कुल वाज़े की, हम कि IMF के पास जाएंगे। जब IMF के पास जाएंगे तो IMF की जो शराइत हैं फिर उनको भी मानना पड़ेगा। जब उनको मानना पड़ेगा तो फिर क्या ये किया जाए कि ये जो बजट आया है ये अगस्त तक होगा और अगस्त के बाद फिर और बजट आएगा, जो पहले दिन आपने ये क्वेश्चन उठाया था। क्या IMF के पास जब जाएंगे तो IMF ये तो नहीं कहेगा कि ना जी आपने जो इनकलाबी बजट दिया हुआ है वो इनकलाबी बजट ही आप लेके आगे चलें और हमें कुछ नहीं। यकीनन IMF की अपनी शराइत होंगी, बिजली महंगी करें, पेट्रोल महंगा करें और बाकी चीज़ें जो हैं वो भी महंगी, टैक्सेस लगाएं। तो IMF का जो फ्रेमवर्क है वो और सख्त हो जाएगा। तो फिर जब और सख्त हो जाएगा तो यकीनन फिर जो बजट के अदाद शुमार हैं उसमें रद्दोबदल करना पड़ेगा। जब रद्दोबदल होगा तो यकीनन महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये है, मैं शौकत तरीन साहब की बातों से ये महसूस मैंने किया है कि वो जो ये कह रहे हैं कि एक बजट तो ये है, इसमें कोई शक नहीं, ये बजट एक अच्छा बजट है। और आपको याद होगा जब हम लाइव ट्रांसमिशन कर रहे थे तो मैंने पहले दिन ये कहा था कि माजी में जो हुकूमतें हैं उन्होंने जो इस किस्म के बजट पेश किए हैं तो वो फिर इलेक्शन में जा रही होती हैं। तो ये कोई ऐसा बजट इनकलाबी बजट है कि शायद हुकूमत इलेक्शन बजट इसे कहा जाता है। अगले दिन बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी ये बात दर्ज थी। लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूँ, अगर शौकत तरीन साहब ने जो दूसरी बात कही IMF के पास जाने की, जब हम IMF के पास जाएंगे नकी साहब तो IMF की शराइत तो मानेंगे ना। ये तो नहीं है कि IMF बगैर शराइत के हमें कर्जा दे देगा, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। अब हम IMF की शराइत मानेंगे तो ये बजट और इसका जो इम्पैक्ट है वो फिर इसका मतलब महीने के लिए ही है। उसके बाद फिर अगस्त सितंबर में यकीनन एक मिनी बजट आएगा और फिर इस हुकूमत को फिर यू टर्न लेना पड़ेगा और फिर ये गरीबों के जो ख्वाब पूरे करने की बातें शौकत तरीन साहब कर रहे हैं वो फिर IMF की जो हदायत है, जो IMF की गाइडलाइन है उसमें पूरे नहीं हो सकते। बल्कि उसमें तरीन साहब बड़ी अच्छी आपने ये बात की है कि हमने ये सवालात भी उठाए थे कि अब जब ये डायलॉग कर रहे थे IMF के साथ
तो ये चाह रहे थे कि टैक्स जो है वो कम किए जाएं और महंगाई की शरह पर इनका एक डेडलॉक बरकरार हुआ था। जिस दिन इकोनॉमिक सर्वे आया उस दिन हमारे पास ये खबर थी और फिर इसी बुनियाद पर हमने कहा था कि मिनी बजट आ सकता है, क्योंकि इस बजट में उसकी कंडीशंस पूरी नहीं हो रही। और ये भी ज़राए की खबर सामने आ रही है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका और दीगर ममालिक के साथ गुफ्तगू करके IMF को राज़ी किया जाए कि वो हमारी कंडीशन पे आ जाए। क्या ये मुमकिन हो पाएगा? देखें, मैं आपको ये बताऊं कि हम पहले भी ये इस किस्म की बातें करते रहे हैं कि अमेरिका और दीगर ममालिक के ज़रिए IMF से कोई रिलीफ लेने की। साबिक़ा हुकूमतें भी ऐसा करती नहीं हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। IMF की जानिब से जो शराइत रखी जाती हैं, भले वो कम ही कर दी जाएँ, ये थोड़ी उसमें नरमी पैदा कर दी जाए, लेकिन हमारी जो गरीब अवाम है, हमारी जो मुआशी सूरत हाल है, वो इस काबिल नहीं है। लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो पहले ही ख़त्म हो चुकी है। तो IMF की बेशक ये नरम शराइत भी शौकत तरीन साहब ले आएँ, लेकिन आप फिर भी देखिएगा कि सूरत हाल जो है वो बहुत ख़राब हो जाएगी। एक नया बजट आएगा, उस बजट के तहत नए टैक्सेस होंगे और नए टैक्सेस होंगे, फिर मुआशी सूरत हाल जो है वो और ज़्यादा दबाव में आएगी। आम आदमी जो है, देखें ये जितने अदाद शुमार है, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, ये सारे अदाद शुमार जो दिए जाते हैं, इसका आम आदमी की ज़िंदगी पे कोई असर नहीं पड़ता। उसको कोई गर्ज नहीं कि IMF इन टैक्सेस जो फिगर्स हैं उनकी तारीफ़ कर रहा है या मूडीज़ कर रहे हैं या कोई और, उनको कोई गर्ज नहीं। आम आदमी को तो ये पता होना चाहिए कि क्या वो जो कमाता है शाम को उसके घर आटा पूरा होता है, क्या उसको वो अपने घर आटा रोटी अपने बच्चों को पूरी करके दे सकता है या नहीं दे सकता। तो ऐसी कोई सूरत हाल बन पा नहीं रही। अगर कोई ऐसी सूरत हाल बने जिसमें इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा बजट था जो लेके आ रहे हैं, टैक्सेस हटा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा बजट है, क्योंकि पिछली 3 साल जो कारकर्दगी है वो PTI की कारकर्दगी को इतनी मिसाली कारकर्दगी नहीं रही। ये बेशक कहते रहे जी हमारी बड़ी मिसाली कारकर्दगी थी या पिछले चोर थे। देखें, अब तो ये इतना चोर कह गए हैं कि अब तो अपोजिशन ये कहने लगी है कि अगर 1947 में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान होते तो वो कहते ये अंग्रेज़ों का किया हुआ सारा कुछ है। देखें, ऐसा नहीं होता। मुल्क को हमने आगे लेके चलना है और तमाम अपोजिशन जो है वो बार बार असम्बली में ये कह रही है कि मिल बैठ के मुल्क को आगे लेके चलें, मुल्क को आगे लेके चलें और उसका कोई हल निकाला जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो हुकूमत है और हुकूमती मेंबरान जो हैं उनका रवैया कुछ और है। पहले तो आपने देखा कि 3 दिन तो इस कौम के वैसे लड़ाई झगड़े में ज़ाया हो गया ना, किसी ने आज तक उस पर माफ़ी मांगी है, किसी ने ये कहा है कि ये गाली गलोच नहीं होनी चाहिए। भाई ये गरीब कौम के टैक्सेस के पैसे जो इनको तनख्वाही में दिए जाते हैं और 3 दिन ज़ाया कर, आप माफ़ी की बात कर रहे हैं, यहाँ शर्मिंदगी का इजहार तक नहीं किया गया कि कम से कम आप एम्बैरेसमेंट फील करते। चलें, इसके साथ ही आप महंगाई का जिक्र कर रहे हैं, बहुत बातें हैं बजट के हवाले से। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कल गुफ्तगू की है, गो कि उसके रिस्पांस में फाइनेंस मिनिस्टर की जानिब से कुछ बातें सामने आई थी। उन्होंने कहा कि जनाब हमारा तो ADP ने भी अब अगली जो ट्रांच है, अगली किस्त है वो रोक दी है, IMF भी नहीं दे रहा, तो ये सूरत हाल तो ख़राब होगी। और इस दफ़ा जो आप बजट में ये बात कर रहे हैं कि जनाब बड़ा इजाफा हुआ है हमारे ज़र मुबादला का और दीगर ज़राए की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो ये था कि कोविड की वजह से आपने किस्त पे नहीं की और वो आपको बच गया। फिर आइंदा साल जब आप किस्त भी पे करेंगे और असल ज़र भी देंगे तो फिर आपको पता चलेगा क्या सूरत हाल। ये मिफ्ता इस्माइल साहब ने बातें की है। लेकिन आज जो परवेज़ खटक साहब ने कहा है, आप कह रहे हैं आम आदमी का रहन सहन और उनकी सूरत, वो तो कहते हैं जनाब आम आदमी के पास अच्छा रहन सहन है, अच्छी गाड़ी है, और क्या चाहिए आपको, इससे ज़्यादा और बेहतर मुआशी सूरत हाल क्या होती है। आज वज़ीर दिफा ने कौमी असम्बली में यह गुफ्तगू की है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, जैसे मैं कहता रहता हूं कि एक नीला आसमान है, एक पीला आसमान है, इसी तरह जो बात परवेज़ खटक साहब ने कही है वो इस्लामाबाद के जो इशराफिया हैं वो उनके इलाकों की बात की है, जहाँ अलीड और सुपरा अलीड क्लास रहती है। पाकिस्तान में उनके पास गाड़ियाँ भी हैं, उनके पास घर भी हैं, उनके पास हर दुनिया की हर सहूलत है, लेकिन जो गरीब आदमी राजनपुर में बैठा हुआ है, जो गरीब आदमी बदीन और थरपारकर में बैठा हुआ है, जो उमरकोट में बैठा हुआ है, जो बहावलपुर और ये हमारे सरायकी वसेब में जो लोग बैठे हुए हैं, जो महरूमियों के मारे हुए लोग हैं, जो अपनी ज़िंदगी में 50-50 नस्लों में जो है वो 5-5 करोड़ और 10-10 करोड़ नहीं देख सकते, 50-50 नस्लों में। मैं पाकिस्तान की बेशुमार फैमिली ऐसी आपको बता सकता हूँ कि जिन्होंने पिछले 70 साल में शायद 1 करोड़ रुपया भी नहीं देखा होगा। क्या बात करती हैं ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो गरीब अवाम है ये बुनियादी तौर पर उसकी तौहीन की जा रही है। वो अवाम जो अपनी किस्मत बदलने के लिए, अपने मुकद्दर बदलने के लिए इन लोगों को असम्बली में भेजती हैं कि ये असम्बली में जाएं। परवेज़ खटक साहब ज़रा निकलें ना बाहर, मार्केट में जाके लोगों से पूछें, मेडिसिन पूछें कितनी महंगी है, मेडिसिन का ज़रा रेट जाके चेक करें कि मेडिसिन में कितना गुना इजाफा हो गया है। तो ये कहना, हर चीज में इजाफा हुआ है, ये कहना कि जी गाड़ियाँ चल रही हैं, गाड़ियाँ तो चलती रहती हैं,
लेकिन इसका जवाब कौन देगा कि 300% जो महंगाई में इजाफा हुआ 3 सालों में 300% से ज्यादा बल्कि मैं आपको अर्ज करूं, जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आया और उसके बाद उसके जो हालात हुए, गाड़ियाँ वहाँ भी चल रही थी, लेकिन उसके जो फिर नताइज हुए, गाड़ियाँ तो अब भी चल रही हैं वहाँ, लेकिन उनके जो नताइज उनको भुगतने पड़े हैं वो भी तारीख में दर्ज हैं। तो ये बात कह देना कि जी गाड़ियाँ चल रही हैं, जिन लोगों के पास वसाइल हैं उनके पास तो उनको महंगाई कोई मसला नहीं है, वो तो पानी भी बाहर का पीते हैं, ठीक है जी, वो तो पाकिस्तानी पानी भी नहीं पीते, पाकिस्तानी दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करते, इलाज जो है वो पाकिस्तान से नहीं कराते। लेकिन वो आदमी जिसकी दिहाड़ी इतनी है कि वो अपने बच्चों की रोटी पूरी करे या वो अपने घर की कोई बीमार है तो उसकी इलाज पे खर्च करे, ये जो सूरत हाल है, ये परवेज खटक साहब ने जो बात की है, मैं समझता हूँ परवेज खटक साहब ने पाकिस्तान के गरीब अवाम की तौहीन की है। और ये जो उन्होंने कहा है मनाजरा करें, किससे मनाजरा करें? शहबाज शरीफ भी तो उसी तबके का आदमी है, हुक्मरान तबके के ये लोग हैं। आपने मनाजरा करना है तो 15 दिन जाके किसी कच्ची आबादी में रहे ना। परवेज खटक साहब, सर मनाजरा कहां से? वजीर दिफा का क्या काम है कि वो महंगाई पर बात करे, वो बजट पर, ठीक है बजट पर अपनी वो गुफ्तगू कर सकते हैं, मगर महंगाई और लोग अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, आप दिफा के हवाले से बताएं ना। टेक्निकली ये क्या मामला है कि जो बात वजीर खजाना को करनी चाहिए वजीर दिफा कर रहा है और वजीर दिफा अपनी बात नहीं बता रहे। पीटीआई की जब से हुकूमत आई है ना पिछले 3 साल में, इनकी बदकिस्मती ये रही है कि इनके वजीर अपना काम नहीं करते। शाह महमूद कुरैशी साहब को आप देख लें, वो जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई चीज़ हो तो वो अमेरिका और लंदन से भी बोलना शुरू कर देते हैं और वहाँ से भी टेलीविजन को उनका स्टाफ कहता है जी बिफर लें जी इस पर, जी वो शुगर स्कैंडल पर ये कहना चाहते हैं और वो कहना चाहते हैं। और उनके जो अपने मामलात हैं उनमें आप देखें कि कोई किसी और अपोजिशन की कहने की ज़रूरत नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की थी, तमाम जो एम्बेसडर से खिताब करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की थी, वो खुद चार्जशीट नहीं थी इनके खिलाफ। तो बदकिस्मती ये है कि जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, ये जितने वज़रा हैं ये अपनी वजारत के काम नहीं करते, ये दूसरी वजारतों के काम शुरू करते हैं। चाहे मुराद सईद साहब हों, मुराद सईद साहब को भी देखें उस दिन कौमी असम्बली में डेस्क पे चढ़ के क्या कर रहे थे, और नेशनल हाईवे में जो करप्शन हो रही है, इस पर अगले प्रोग्राम में हम बताएंगे कि कितनी कितनी करप्शन हुई है बलूचिस्तान में, कितनी करप्शन हुई नेशनल हाईवे में, जिसका सुप्रीम कोर्ट में भी जिक्र हुआ। जो बातें हम यहाँ अपने प्रोग्राम में कहते हैं, चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस जो है उन्होंने भी ये बात की, गुलजार साहब ने, उन्होंने कहा कि जी इतनी करप्शन हो गई है और नेशनल हाईवे में जो बलूचिस्तान में तबाहकुन करप्शन हुई है जी, उसका मुराद सईद साहब को कोई पता नहीं है, ना वो कोई एक्शन ले रहे हैं। वैसे बेच रहे थे मियां नवाज शरीफ को जो किसी ने गिफ्ट की हुई थी, उनका बहुत जिक्र होता रहा। तो बात यह है कि ये सारे लोग जो हैं, ये सारे लोग अपनी मुतल्लिका वजारत का जिक्र नहीं करते, अपनी मुतल्लिका वजारत की कारकर्दगी नहीं बताते। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि 3 माह के बाद इनकी कारकर्दगी पूछी जाएगी। कौन सी सिवाय एक वजीर खजाना के, उनको तीसरा बजट चौथा वजीर खजाना आ गया है, इसके अलावा बाकी आप मुझे बताएं कौन सी इनकी कारकर्दगी? किसी की परफॉर्मेंस जो है वो वाज़ेह तौर पर दिखाई नहीं दे रही। नाज़रीन यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, जिक्र करेंगे बलूचिस्तान की सूरत हाल का। सजातरीन साहब आपके इल्म में है बलूचिस्तान के 16 अरकान असम्बली बशमूल बलूचिस्तान असम्बली में अपोजिशन लीडर जनाब सिकंदर एडवोकेट साहब, उन्होंने जाके खुद अपनी गिरफ्तारी पेश की। और आपके इल्म में है 18 जून को जो बजट था उसमें अपोजिशन एहतजाज कर रही थी, बल्कि उससे पहले भी वो एहतजाज पर थी और उस दिन तो खैर शदीद हंगामा आराई हुई। और वो ये कह रहे हैं कि हमारी तजावीज़ बजट में पेश नहीं की गई, हमारी तजावीज़ को सुना नहीं गया। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं, बदकिस्मती ये है कि जैसे यहाँ अपोजिशन लीडर को बात नहीं करने दी गई कौमी असम्बली में और 2-3 दिन हंगामा आराई रही, ये इससे फिर सूबों में भी कोई सूरत हाल बेहतर नहीं रही। बलूचिस्तान में मैं समझता हूँ कि जाम कमाल साहब को ठंडे दिल से सोचना चाहिए था, और जिस तरह बख्ताबंद गाड़ी आई और असम्बली के गेट से टकरा गई और लोग ज़ख्मी हुए, ये वाक़या नहीं होना चाहिए था। और मैं ये समझता हूँ कि हालात को कंट्रोल करना, हालात को बेहतर बनाना, ये चीफ़ मिनिस्टर की ज़िम्मेदारी है। चीफ़ मिनिस्टर साहब जो हैं वो कम अज़ कम अपोजिशन से ताल्लुकात बेहतर बनाएं, उनकी सुने बात, बेशक ना माने, आपके पास अक्सरियत है, आप उड़ा के रख दें उनकी तजावीज़ को, लेकिन उनको ऐवान में सुने वो क्या कहते हैं, उस पर गौर करें। अगर कोई चीज़ें काबिल अमल है तो उस पर गौर किया जाए। ये नहीं है कि आप अपोजिशन पर जो है वो FIR दर्ज करा दें और फिर वो ख़ुद चले गए हैं। अब बजट में अपोजिशन अंदर हो और वो ख़ुद गिरफ्तारियाँ देने चले गए हैं, इससे सूरत हाल अच्छी नहीं होगी। और सिर्फ बलूचिस्तान के लिए नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए ये अच्छा शगुन नहीं है। यहाँ जब लड़ाई हो रही थी कौमी असम्बली में, उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये जमहूरियत के लिए सूरत हाल अच्छी नहीं है।
इसी तरह बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और जगह पे भी पड़ेगा, और ये सूरत हाल अच्छी नहीं होगी जमहूरियत के लिए। फिर बाद में ये सारे सियासतदान आपको पता है फिर रोते रहते हैं और फिर बालिग जमहूरियत की तारीखें और फिर इत्तेहाद बनते रहते हैं। इनको अपना रोल करना चाहिए और आवाम ने जिन मकासद के लिए इनको मुंतखब करके भेजा है वो मकासद पूरे करने चाहिए। बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा महरूमी है, बलूचिस्तान में इस कदर महरूमी हैं कि अगर हम उस पर कई प्रोग्राम करें तो वो प्रोग्राम हमारे ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन बलूचिस्तान की जो महरूमी है वो कम नहीं होगी। वहाँ हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ तालीमी इदारों की कमी है, वहाँ रोज़गार के मसाइल हैं और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम्स हैं बहुत। लेकिन इसमें सयाद तरीन साहब, ये जो अपोजिशन के इस रवैये पर हुकूमती अरकान तो ये कहते हैं कि अपोजिशन अपनी तजावीज़ देती है, फिर ये हुकूमत का काम है कि वो उसमें शामिल करे या ना करे। लेकिन इस तरह से डट जाना, जिस तरह बजट पेश होने के दिन जो सूरत हाल हुई, मेरे ख्याल में अपोजिशन का ये ख्याल था कि बजट पेश ना किया जाए। इस पर थोड़ी बात करते हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है डॉक्टर अब्दुल हई बलोच साहब, जो कि नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के हेड हैं। उन्होंने हमें ज्वाइन किया, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर साहब वक्त देने का। बलोच साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि बलूचिस्तान की सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करते रहे हैं, बजट पेश होना बड़ा अहम है ज़ाहिर है वहाँ की आवाम के लिए भी। उस दिन जो सूरत हाल पैदा हुई और फिर अपोजिशन के जिन 16 अरकान ने खुद जाकर अपनी गिरफ्तारी पेश की, आप क्या समझते हैं, क्या जेन्युइन सूरत हाल है वहाँ पर? आप जरा जोर से बोलिए, आपकी आवाज़ कम आ रही है। डॉक्टर अब्दुल हई बलोच साहब, क्या अब मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि बलूचिस्तान में बजट के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, जिस तरह बजट पेश हुआ है, क्या मुतालबात थे अपोजिशन के और हकीकी सूरत हाल क्या है वहां पर? देखिए सर, मैं आपको बात करूँ, हकीकी सूरत हाल जो है वो इस वजह से जो है वो आपके सामने मैं लाता हूँ कि यहाँ ये जो गैर जमहूरी निज़ाम चला है ना जी, गैर जमहूरी लोग जिनका सियासी कल्चर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये उसके असरात हैं। ये जो हर वक्त इंतखाबात में धांधली है, ये मनमानी के इंतखाबात में रिजल्ट ले आते हैं ताकतवर लोग, उसके असरात हैं। ये कारोबारी कल्चर में वाले लोग ज़्यादा असम्बली में है। और अपोजिशन का जो मुतालबा है वो जायज़ मुतालबा था। कोई अगर आप उनको असम्बली के अंदर अकोमोडेट करते, उनके जो एक तरीक़ाकार चला आ रहा है, उनके फंड वगैरह का, इसका तो हुकूमत के लिए क्या था? अगर आप अपने लोगों को नवाजना भी चाहते तो उनका फंड क्यों रोकते हैं? देखिए, वो भी तो आवाम के नुमाइंदे हैं ना ब्रदर। तो ये जो गड़बड़ है, असल बुनियाद गड़बड़ का ये वो जो गैर जमहूरी रवैया है, ये जो सियासत में सियासी कल्चर की बजाय कारोबारी कल्चर जो दाखिल हुआ है, ये जो गांधी के पैदावार लोग आते हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, सियासी कल्चर नहीं है, सियासत से वाकिफ नहीं है, पर आते हैं माल बनाने के लिए, पैसा बनाने के लिए। वरना तो ये कोई मसला नहीं था। आप अपोजिशन को एतमाद में लेते और उनके साथ मिलकर बात करते कि भाई हम आपको भी अकोमोडेट करते। भाई इतना बड़ा बजट है तो हुकूमत के लिए कौन सा मसला था कि अपोजिशन, वो भी आखिर आवाम के नुमाइंदे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो कसूरवार है वो ये गैर जमहूरी निज़ाम है और गैर जमहूरी निज़ाम के लाए हुए लोग हैं। डॉक्टर साहब, ये सब जो बलूचिस्तान में सूरत हाल पैदा हो गई है, अपोजिशन वाले खुद चले गए हैं गिरफ्तारियां देने, इसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी और बजट कैसे मंजूर होगा? देखिए, मैं आपको अर्ज करूँगा, बेहतर तरीका आज भी हुकूमत के लिए है कि ये जो झूठे मुकदमात इनने उनके ऊपर दाखिल किए, सबसे पहला जो हालात को बेहतर बनाने के लिए, माहौल को वो क्या करना चाहिए, नॉर्मलाइज करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए सबसे पहला काम हुकूमत को ये करना चाहिए कि ये झूठे मुकदमात खत्म करें, नंबर 1। नंबर 2, ये जो पॉलिसी अपोजिशन को बिल्कुल दीवार से लगाने की है, ये पॉलिसी खत्म होनी चाहिए। अपोजिशन का भी देखिए साहब, अपोजिशन जो होता है हर जमहूरी निज़ाम में वो मुतबादिल गवर्नमेंट होता है, वो मुतबादिल हुकूमत होता है, तो उसको आप एडजस्ट करें, उसको अपने साथ जोड़ें, उनसे आप मदद लें, उनसे उनको एतमाद में लें। तो ये 2 तरीका। तीसरा ये है कि ये जो उन्होंने रजाकार न गिरफ्तारियां दी, इनको गैर मशरूत तौर पर सबको रिहा करें। डॉक्टर साहब, ये माहौल जो है वो बजट के लिए और सबके लिए अच्छा बन जाए। डॉक्टर साहब, ये जो सूरत हाल हो रही है, जो यहाँ कौमी असम्बली में भी रही है 3 दिन, अब बलूचिस्तान में सूरत हाल हो गई, ऐसा ना हो कि ये सारा सिस्टम ही लपेट दिया जाए और फिर आप जैसे लोग दोबारा सड़कों पे हों और बाहर जमहूरियत के नारे लगा रहे हों।
देखिए जी, ये असल आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की है कि मामला तो यहाँ वो से खराब हो गया ना जी। ये जो पार्लियामेंट में जो हुआ, मैंने आज तक, मेरी भी काफी अर्सा जिंदगी है, ये पार्लियामेंट प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, एक अदना कारकुन के जैसे भी, कभी हमने ये नहीं देखा कि हुकूमत के बेंच जो है अपोजिशन को तकरीर करने दे, अपोजिशन लीडर को, या हुकूमत के बेंच में बैठे हुए लोग इतना शोर शराबा करें कि असेंबली को मुलतवी करना पड़े, स्पीकर मजबूर हो जाए, इजलास मुलतवी करे। आप मुझे बताओ, हुकूमत का ये काम है या हुकूमत का ये काम है कि वो ताउन हासिल करे? भाई आप अपोजिशन से ताउन हासिल करें, आप अपोजिशन की बातें सुने, उनको तनकीद करने का हक है, उनको आपके प्रोग्राम से इख्तिलाफ का हक है, आपकी गलत कार्यों की निशानदेही करना उनका हक है। अब ये देखो ना, हुलूलबाजी का बुनियाद तो हुकूमती बेंच ने डाला जी, हुकूमती साइड पे ही ख्याल करना चाहिए था। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल्ला बलोच साहब, आपने कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। ये तो बलोचिस्तान की सूरत हाल का जिक्र हुआ है, थोड़ा अगर आप इजाज़त दें तो आगे बढ़ते हैं, और वक्त की कमी के बाजार इस पर भी इन डिटेल बात हो सकती है। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है हमारे ख़ित्ते में। ईरान में जो इंतखाबात हुए और उसके बाद नौ मुंतखब सदर इब्राहिम रईसी जो हैं वो सामने आए हैं, और फिर आज उन्होंने गुफ्तगू उनकी सामने आई हुई है, अखबारात का भी हिस्सा है, ख़बरों में भी आ रही है कि उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये बात की कि एक तो वो पूरे ख़ित्ते के ममालिक के साथ, दुनिया के साथ मुतवाज़न और वसी ताल्लुकात चाहते हैं, और इसके साथ साथ ना सिर्फ ये बल्कि ख़ित्ते में वो नए दोस्त भी बनाएंगे। लेकिन जो बाइडन से फ़िलहाल मुलाकात की वो बात नहीं कर रहे। जौहरी मुआहदे के हवाले से भी उन्होंने इज़हार ख्याल किया है। तो गुफ्तगू यकीनन आपके सामने है। ये बज़ात ख़ुद इंतखाब और इब्राहिम रईसी का आ जाना ख़ित्ते में, ईरान में सूरत हाल क्या आपको डेवलप होती हुई नज़र आ रही है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ईरानी इंतखाबात से पहले जब अमेरिकन इंतखाबात हुए और जो बाइडन जब इंतखाबी कैंपेन में जा रहे थे, तो उन्होंने ये उस वक्त कहा था कि अगर मैं जीत गया, हम आ गए इक़्तिदार में, तो हम ईरान के साथ वो मुआहदा वापस करेंगे जो मुआहदा ट्रंप ने ख़त्म कर दिया था। तो उसके बाद वो आ गए, जीत गए, लेकिन इस तरफ दूसरी तरफ जो है ईरान के इंतखाबात का वक्त आ गया था, यहाँ इलेक्शन हो रहे थे, तो जिस वजह से वो बात आगे नहीं बढ़ सकी थी। मैं समझता हूँ कि ईरानी लीडरशिप जो अब आई है, उन्होंने बिल्कुल अपनी पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में इब्राहिम साहब ने पूरी दुनिया को एक वाज़ेह मैसेज दे दिया, ख़ासतौर अमेरिका और यूरोप को। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा एक तरफ तो इंसानी हकूक़ की ये लोग बातें करते हैं और दूसरी तरफ दहश को ये इन्होंने तैयार किया हुआ है, दहश को मुकाबले में लेके आते हैं। ये देखें, बात ये है, ये कौन सी इंसानी हकूक़ और कौन सी वो अमेरिका दहश की सरपरस्ती कर रहा है। ईरानी सदर ने ये कहा, नौ मुंतखब सदर जो हैं इब्राहिम रईसी जो हैं, उन्होंने ये बात कही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि जनाब, एक तरफ आप इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप दहश को लेते हैं और कत्लो गारत कराते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो नई लीडरशिप आई है, अमेरिका पहले ही और यूरोप भी समझ चुका है कि ईरान से पर पाबंदियां लगाने से, जालमाना पाबंदियां लगाने से मसाइल हल नहीं होंगे, और ये पाबंदियां अब ख़त्म करनी पड़ेंगी, और ईरान को भी आगे बढ़ना पड़ेगा 2 कदम, और अमेरिका और यूरोप को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये ताल्लुकात बेहतर होंगे, वो मुआहदा जो है वो दोबारा बहाल होगा, उस मुआहदे में ईरान को शामिल किया जाएगा, और जौहरी मुआहदे के हवाले से जो गलत फहमियाँ थी, जो कोई ट्रंप ने किया, वो सारी खत्म हो सकती है। बल्कि ये तो उन्होंने कहा और वो आगे जाएंगे। हमारी खारजा पॉलिसी अब ये जौहरी मुआहदे के गिर्द नहीं घूमेगी। साथ साथ उन्होंने ये भी बात की कि वो सऊदी अरब के साथ भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। ये एक बड़ा गैप था, अगर ये सूरत हाल डेवलप हो जाती है तो मेरे ख्याल में मैं आपको अर्ज करूं कि आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले हमने यहाँ डिस्कस किए थे, जो वहाँ के वली अहद है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने खुद एक सऊदी अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि हम ईरान से ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उनसे हमारे ताल्लुकात बेहतर हों। तो ये उसका जवाब है कि ईरान भी ये चाहता है कि ताल्लुकात बेहतर हों। मैं समझता हूँ कि इन दोनों ममालिक के दरमियान अगर ताल्लुकात बेहतर हों और हम मिल के आगे चलें, तो ये मुसलमानों के लिए फ़ायदा है, ये पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उनके लिए फ़ायदा है, क्योंकि मुसलमानों के दरमियान खुद नज़रियाती महाज़ाराई या और इख्तलाफात की वजह से मुसलमानों को नुकसान होता है। फिर ना सिर्फ मुसलमानों को नुकसान होता है, बल्कि मुसलमानों के जो दुश्मन हैं वो मुसलमानों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ईरानी सदर ने जो गुफ्तगू की है, इससे ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में मामलात बहुत बेहतर होंगे और आगे जाएंगे, और खित्ते की सूरत हाल भी जो है, जिसका उन्होंने जिक्र किया कि खित्ते की सूरत हाल भी उम्मीद की जा सकती है बेहतर होगी, और चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ अब जाएंगी, बेहतरी की जानिब गामज़न हो सकती हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान ने
जो गुफ्तगू की है, जो अमेरिकी टीवी को गुफ्तगू करते हुए उन्होंने अफ़गानिस्तान पर इज़हार ख्याल किया है और फिर पाकिस्तान की कुर्बानियों का जिक्र किया है और अपने प्लान्स का जिक्र किया है, उसको शामिल गुफ्तगू करते हैं। ज़ियाद तरीन साहब, आपके इल्म में है वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो गुफ्तगू की, एक तो उन्होंने ये कहा कि अमेरिका का आपके इल्म है कि अभी इनखला के मराइल जो है चल रहे हैं और विद इन अफ़गानिस्तान अभी से हालात जिस नौयत पर पहुँचे हुए हैं वो भी कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। तो वज़ीर आज़म ने यह बात की कि अमेरिका को इनखला से कबल वहाँ पे सियासी हल निकालना होगा, क्योंकि इससे पहले ज़ाहिर हम तजर्बा कर चुके हैं, वहाँ पे खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो सकती है। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि अफ़गान जंग का सबसे ज़्यादा नुकसान दुनिया भर में हमें हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा माली तौर पर भी, जानी तौर पर भी, हम मुआशी तौर पर बहुत हमें नुकसान हुआ है सिर्फ इस जंग की वजह से। अब ऐसा ना हो कि दोबारा ये अमेरिकी यहाँ से चले जाएं और अफ़गानिस्तान की तरफ आंखें मोड़ लें और वहाँ जो सूरत हाल बनती जा रही है और तालिबान जिस तरह तेज़ी से मुख्तलिफ़ अज़ला में, मुख्तलिफ़ सूबों में वो कब्ज़ा करते जा रहे हैं, अगर अमेरिकन वहाँ चले गए और उसका कोई सियासी हल ना निकाला गया तो अफ़गान हुकूमत जो इस वक्त डॉक्टर अशरफ गनी की है, ये 5 दिन 6 दिन नहीं चल सकेगी। ये इससे पहले ही सूरत हाल इसकी ख़राब हो जाएगी। और जिस तरह वो तालिबान मुतहरक हो गए हैं, मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका को ये चाहिए कि इसका सियासी हल निकाले। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है और तमाम फ़रीक़ैन को बैठ कर को मामला तय किए जाएँ, वरना बहुत सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। पहले ही बहुत ज़्यादा अफ़गानी हमारे पास मौजूद हैं, हमारी अपनी मुआशी सूरत हाल अच्छी नहीं है। वज़ीर आज़म के मुताबिक 30 लाख अफ़गान पनाह गुज़ीन पाकिस्तान में मौजूद हैं और ज़ाहिर है हमने उनको बतौर गेस्ट जो है अपना बहुत ज़्यादा खिदमत की है। इसके साथ आप अभी विद इन अफ़गानिस्तान जो सिचुएशन डेवलप हुई है ज़िक्र कर रहे हैं, अभी कुछ देर पहले की अशरफ गनी साहब के हवाले से स्टेटमेंट आज की सामने आ रही है कि अगर तालिबान ने दुश्मनी की तो इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। तो जब ज़ाहिर है हुकूमत को अफ़गानिस्तान में ये कहना पड़ रहा है और ये पैगाम देना पड़ रहा है, तो ज़ाहिर है वो हालात की संगीनी की सूरत हाल तो इसी जुमले से वाज़े हो रही है। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जब से ये अमेरिका ने जाने की सूरत हाल का ऐलान किया और नई सूरत हाल एक ख़ित्ते में आ रही है और अफ़गानिस्तान में अमेरिका के वापसी के ऐलान के साथ ही मैंने अफ़गानिस्तान के जो अमूर के मुख्तलिफ माहिरीन हैं उनसे बहुत तवील गुफ्तगू की हैं, तवील उनसे नशिस्तें की हैं, तो वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं सारे लोग कि अगर अमेरिका जो है ये कोई मामला तय किए बग़ैर चला गया यहाँ से तो डॉक्टर अशरफ गनी की हुकूमत नहीं चल पाएगी। तालिबान इसको 4-5 रोज़ में ख़त्म कर देंगे और तालिबान वहाँ आ जाएंगे। तो लिहाजा अब अगर जाना है वहाँ से अमेरिका ने तो अमेरिका पहले की तरह ना करे, क्योंकि सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जब अमेरिका यहाँ आया और उसने हमारे लोगों ने जहाद किया और जनरल हमीद गुल साहब जो हैं इस हवाले से बहुत बातें करते थे, अब ख़ुद तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अब क्या उन पर बात की जाए। इस मुल्क को जो नुकसान हुआ, जो इस मुल्क की तबाही हुई, वो हमारी आपने देखा कि वो उस दिन ख़बर होती थी जिस दिन कोई धमाका ना हो, तो हमें बहुत नुकसान हुआ है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिन हालात की निशानदही की है वो बिल्कुल ठीक की है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास क्योंकि इन्फॉर्मेशन फ़िल्टर होकर आती है, सारी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है वो प्राइम मिनिस्टर से उसके पास कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है और बहुत आला किस्म की होती है। क्या होने वाला है उनको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके जवाब में वो उनकी उस इन्फॉर्मेशन की मौजूदगी में उन्होंने ये बात कहा है कि अमेरिका अगर जाए तो कोई सियासी हल निकाल के जाए। अगर ये सियासी हल नहीं निकाल के जाएंगे तो मैं आपको अर्ज़ करूँ सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरे ख़ित्ते की सूरत हाल ख़राब हो जाएगी और पूरा ख़ित्ता जो है वो मुश्किलात का शिकार हो जाएगा और इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जो अमेरिकनों पर होगी, क्योंकि अमेरिकन ने पहले भी ये कहा था, आपको याद है हिलरी क्लिंटन ने खुद ये बात एतराफ़ किया था इस बात कि हम ये नहीं करके गए और हमें ये करना चाहिए था। पाकिस्तान जो है वो उसका हमारा पड़ोसी है अफ़गानिस्तान, हम तो चाहते हैं कि पुरअमन अफ़गानिस्तान हो, पुरअमन अफ़गानिस्तान ही हमारे हक़ में बेहतर है। लेकिन जो सूरत हाल बनती नज़र आ रही है, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, ऐसे लग रहा है कि वहाँ एक दफ़ा फिर खाना जंगी होगी, वहाँ लोग फिर लड़ेंगे आपस में, क्योंकि उन लोगों को कोई मुतहद करने के लिए, कोई हुकूमत बनाने के लिए, कोई सियासी हल निकालने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका को इतना संजीदगी से कोशिशें कर रहा है। अमेरिका को करनी चाहिए, लेकिन जो कोशिशें हो रही हैं नजर आ रही है इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, सिर्फ विड्रॉल पर फोकस है कि किस तरह से इनखला हो जाए। लेकिन इस पे जो वज़ीर आज़म ने एक सवाल के जवाब में बड़ी अहम बात की है, हमेशा हमारी हुकूमतों पर यह तनकीद भी होती रही है। इस दफ़ा उन्होंने कहा है कि सरहद पार इंसदादी दहशतगर्दी के हवाले से, एंटी टेररिज्म के हवाले से वो CIA को हवाई अड्डे नहीं देंगे। तो ये एक बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट थी हमारे वज़ीर आज़म की जानिब से जो सामने आई है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि CIA की जनाब मुशर्रफ के ज़माने में हमने बहुत हेल्प की और उसका नुकसान भी उठाया। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने एक किस्म का अमेरिका और CIA को वाज़ेह जवाब दे दिया है
कि हम अपनी सरजमीन अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका को कोई सहूलत नहीं देंगे। ये मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बहुत अच्छा फ़ैसला है, और ये मैं समझता हूँ इस फ़ैसले से पाकिस्तान को भी और ख़ित्ते को भी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए एक अच्छा कदम कहा जा सकता है, कि एक अच्छा कदम है कि हम नहीं किसी के मामलात में पड़ेंगे, ना लड़ाई में हम नहीं पड़ेंगे। और प्राइम मिनिस्टर तो पहले कहते रहे हैं, पहले भी कहते रहे हैं कि ये किसी की लड़ाई में हमें नहीं जाना चाहिए। तो लिहाजा उनका ये बात कहना, उनका ये कहना कि CIA को कोई अड्डा नहीं फराहम किया जाएगा, ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बहुत वाज़ेह और बड़े दबंग अंदाज में जवाब दिया है। मैं समझता हूँ ये बात प्राइम मिनिस्टर की काबिल तारीफ़ है जी। ठीक है, इस पे ज़रूर उनको ये मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में इस पे ज़्यादा स्टेटमेंट भी अभी सामने आने वाली हैं, क्योंकि फिर वो जब ज़ुल्फ़े खलीलज़ाद आएंगे, पहले गुज़िश्ता दिनों में भी वो आए हुए थे और मुसलसल वो कोशिश की जा रही है, तो इन खला से कभी सेटलमेंट में पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर रहा है। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आज का दिन बड़ा अहम दिन है। एक तो मोहतरमा के हवाले से हम आखिर में गुफ्तगू करते हैं, आज उनकी सालगिरह का दिन है, और मोहतरमा ज़ाहिर है हमारी सियासी और जमहूरी तारीख़ की एक कदावर शख्सियत हैं। उस्मान काकड़ साहब, वो भी हमारी जमहूरी तारीख़ के और हमारी सियासी जद्दोजहद के हवाले से एक बड़ा नाम है, जो कि हमेशा इस्तिआरे के तौर पर इस्तेमाल होगा। वो हम दाग मफारकत हमें दे गए हैं, और मेरे ख्याल में उनके खराज अकीदत के लिए कुछ जुमले आप देखें। मैं आपको अर्ज़ करूं कि उस्मान काकड़ साहब मेरे तो ज़ाती दोस्त थे, बहुत मुलाकातें रहती थी, और वो महरूम कौमों की एक आवाज़ थे, बलूचिस्तान की एक आवाज़ थे, बलोचों की, बलूचिस्तान में रहने वाले पश्तूनों की, और मैं समझता हूँ सराइकी कौम की वो एक आवाज़ थे। वो सराइकी कौम के मसाइल भी सेनेट में बयान करते थे, वो बलोचों के भी करते थे, वो पश्तूनों के भी करते थे, और पाकिस्तान में रहने वाली जो महरूमियों के शिकार कौमें हैं, जो महकूम कौमें हैं, उनकी वो बात करते थे। मैं समझता हूँ कि गरीबों की आवाज़ थे, वो सारे इशू पे बात करते थे, और एक जो है एक अच्छा जमहूरियत पसंद आदमी, एक बहुत अच्छा दोस्त, उससे जो है हम महरूम हो गए हैं। और पाकिस्तान के वो अवाम उनको याद रखेंगे, उनकी खिदमत को याद रखेंगे जिनकी वो आवाज़ थे। उनका ये स्टेटमेंट आज सोशल मीडिया पे भी बहुत चल रही है कि वो ये हमेशा कहते थे कि बहुत से तजर्बात के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि बुरी से बुरी जमहूरियत भी बहुत बेहतरीन तर्ज़ हुकूमत है। जी हाँ, वो एक जमहूरियत पसंद आदमी थे, पाकिस्तान के आइन पर यकीन रखने वाले आदमी थे, और उनकी हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान को जो आइन है उसके मुताबिक चलाया जाए, और कोई इदारा जो है वो आइन से बालादस्त नहीं है। तमाम इदारे जो हैं वो पाकिस्तान के आइन के थंब के नीचे हैं, और पाकिस्तान को हमेशा वो कोशिश करते थे कि आइन की बालादस्ती की बात हो, और उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी इसी तरह गुजार दी है। सारी ज़िंदगी हमारी बहुत मुलाकातें हैं उनसे, बहुत उनसे गुफ्तगू होती थी, मुख्तलिफ इशूज़ पर होती थी। वो हमेशा ये कहते थे कि पाकिस्तान उस दिन दुरुस्त हो जाएगा, पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाएंगे जिस दिन पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान का आइन है, उस आइन के मुताबिक चलाया गया तो सारे मसले हल होते जाएंगे। जी, यकीनी तौर पर हम दुआ को हैं कि उनकी आइंदा की जो इंतकाल के बाद की ज़िंदगी है उसमें वो सुख के साथ अपना वो वक्त गुजारे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को और पाकिस्तान की सियासत को और पाकिस्तान की जमहूरियत को बहुत कुछ दे गए हैं, बड़ा उनका हिस्सा है। दूसरी शख्सियत जिसका आज हम जिक्र करेंगे वो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर एक बड़ी कदावर शख्सियत हैं। जमहूरियत के हवाले से बात की जाए, सियासत के हवाले से बात की जाए, ख़ुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि उनके वालिद थे, उनके पाकिस्तान के आइनी पाकिस्तान पर बड़े एहसानात हैं, और उनके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बड़े एहसानात हैं। मेरे ख्याल में उनको याद ना करना ज़्यादती है। तो आज का दिन मेरे ख्याल में इस हवाले से भी बड़ा अहम है, इसको अगर हम जमहूरियत का दिन भी करार दें कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिनकी आज सालगिरह मनाई गई या मनाई जा रही है, उनकी ज़िंदगी में पीपल्स पार्टी और फिर उनके बाद की पीपल्स पार्टी। एक मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में आपको बात बताऊँ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब पैदा हुई तो पाकिस्तान उनकी पहचान था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब शहीद हुई तो वो पाकिस्तान की पहचान थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बहुत बड़ी लीडर थी, इसमें कोई शक नहीं, और उनकी शहादत से पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में जैसे ये कहा जाता था कि वो चारों सूबों की जंजीर थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो उनके कद काट के पाकिस्तान में शायद अब लीडर सदियों में पैदा हो सके। वो जिस किस्म के लीडर थी पूरी दुनिया उनको जानती थी,
और वो इश्यूज़ पर बात करती थी, लोगों के मसाइल जानती थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आखिरी स्पीच जो है एक बहुत तारीखी स्पीच थी जो लियाकत बाग उन्होंने की। तो मैं समझता हूँ कि और उनका वो जुमला बड़ा हमेशा याद रहेगा जो बिलावल भी अब दोहराते हुए हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। इसको आलमी सतह पे बड़ी शोहरत मिली है। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जो आपने ये बात की कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी और आज की पीपल्स पार्टी, थोड़ा सा इस पे मेरे ख्याल में जरूर बात करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि आज की जो पीपल्स पार्टी है वो पार्टी नहीं है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 35 साल अपनी स्ट्रगल में गुजारे हैं, जद्दोजहद और मज़ाहमत की है। मोहतरमा ने 2 छोटे छोटे इक़्तिदार हैं उनकी ज़िंदगी में, बाकी तमाम ज़िंदगी जो है वो मज़ाहमत की है। और आज की जो पीपल्स पार्टी है, सुन रहे होंगे हमारे दोस्त, फिर वो बाद में गिला भी करते हैं, लेकिन आज की पीपल्स पार्टी मज़ाहमत से दूर हो गई है। वो मज़ाहमती सियासत नहीं कर रही, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वाली सियासत नहीं कर रही, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली सियासत नहीं कर रही, वो कोई और सियासत कर रही है। और जिस मफामत को ये कहती हैं कि ये मफामत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने शुरू की थी, ये वो वाली मफामत नहीं है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी मफामत जो है जो उन्होंने की थी उसका उन्होंने अपनी आखिरी किताब में भी जिक्र किया हुआ है। तो पीपल्स पार्टी, आज की जो पीपल्स पार्टी है, ये कोई और पीपल्स पार्टी है, ये वो पार्टी नहीं है। ना इससे उम्मीद रखी जा सकती है ये कोई मज़ाहमत करेंगे। ये किसी वक्त आप इस पर रखेंगे प्रोग्राम तो मैं आपको बताऊंगा कि पीपल्स पार्टी के कौन कौन से लोग हैं जो छुप छुप के पिंडी जाते हैं। चले ये इस पे हम अलग गुफ्तगू करेंगे। आज चूंकि शख्सियत तक महदूद है, प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ है। नाज़रीन, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी हम आज के प्रोग्राम में खराज अकीदत पेश करते हैं और उन्हीं की यादों के सारे आपको छोड़े जाते हैं। एतजाज़ नकीर, सजात तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।